हेलो एवरीवन, माय नेम इज मोहित कटारिया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिपरेशन मंत्र। जैसे कि हम एक पार्ट हमने किया था सर, पीरियोडिक टेबल का एक पार्ट हमने कर चुके थे। ठीक है, वहां पर हमने क्या देख लिया था कि सर डोब्राइनर का जो त्रिक सिद्धांत है और न्यूलैंड का जो अष्टक लॉ है, थोड़ा सा मैं आपको रिवाइंड कराता हूँ कि भाई जब तत्वों का वर्गीकरण हमने स्टार्ट किया था और हमने ये बताया था कि जब तत्वों का वर्गीकरण हुआ तो सबसे पहला प्रयास किसने किया था? डोब्राइनर ने किया। डोब्राइनर के बाद कौन आया सर? न्यूलैंड अष्टक नियम उसका आया था। उसने कहा था कि प्रत्येक जो पहला तत्व होता है वो अपने से आठवें तत्व के साथ में समानता प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो ये सब बातें डिस्कस हो चुकी थी। अब इसी सीरीज में हम आगे बढ़ते हुए कौन आएगा? अब देखो, डोब्राइनर आ गया था, सेकंड आपका न्यूलैंड आ चुका, और अब जो आएगा वो आएगा सर मैंडलीफ। ठीक है, तो आज की क्लास में किसको देखने वाले सर? मैंडलीफ का आवर्त सारणी नियम क्या है उसकी हम बात करने वाले हैं। चलिए, तो थर्ड नंबर का हमारे पास में है सर आज कि किसका? मैंडलीफ का नियम। तो हम बात करेंगे सर मैंडलीफ का आवर्त सारणी नियम। आवर्त सारणी, अच्छा देखो, वहां पर तो क्या था सर? त्रिक सिद्धांत था डोब्राइनर का, न्यूलैंड का अष्टक लॉ था। तो मैंडलीफ का आवर्त सारणी नियम क्या होगा? देखो, आवर्त सारणी जैसे आपको पता है कि मैंने आवर्त सारणी लिखा है। दरअसल बात यह है कि सबसे पहले वर्गीकरण तो सबने किया था, बट सबसे पहले जो अरेंज किया था तत्वों को वो किया था सर मैंडलीफ ने। मैंडलीफ ने क्या किया था? एक आवर्त सारणी बनाई थी जो सबसे पहले मतलब मैंडलीफ के द्वारा ही बनाई गई थी। अब उस आवर्त सारणी में क्या हुआ था? तो काफी कुछ डिस्ट्रीब्यूशन था। अच्छा, जैसे कि सबने परमाणु तत्वों के बढ़ते क्रम में रखा, तो मैंडलीफ ने भी तत्वों को उनके बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के, है ना, बढ़ते क्रम में ही रखा था। ठीक है जी, चलो, तो मैं इस नियम को थोड़ा सा यहाँ पर क्या करूंगा? एक्सप्लेन करूंगा लिख करके। मैंडलीफ का आवर्त सारणी नियम, मैंडलीफ का आवर्त सारणी नियम। तो फर्स्ट पॉइंट तो यह है सर कि अगर हम मैंडलीफ की ही बात करते हैं तो मैंडलीफ ने क्या किया सर? मैंडलीफ ने क्या किया? मैंडलीफ ने भी तत्वों को, इसने भी क्या किया? तत्वों को उनके बढ़ते परमाणु द्रव्यमान, उनके बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के क्रम में रखा। ठीक है, इसने रख दिया। फिर इसने क्या देखा कि भाई एक निश्चित आवर्त सारणी के बाद में, आवर्त नियम क्यों कहा? आवर्त का मतलब है कि एक निश्चित, एक डेफिनेट पीरियड के बाद में क्या हो रहा था? तत्वों क्या हो रहा था सर? पुनरावृत्ति हो रही थी। पुनरावृत्ति का मतलब क्या है कि समानता प्रदर्शित करने वाले तत्व जो है वो आ रहे थे एक निश्चित इंटरवल के बाद, कह सकते हो डेफिनेटली इंटरवल के बाद की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो फिर इसने एक नियम दिया। अब वो नियम क्या है? ये मेन है आपका कि सर इसका मैंडलीफ आवर्त सारणी का नियम क्या है। ये डायरेक्ट आपके एग्जाम में भी पूछ सकता है और ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। आज की क्लास जो होगी वो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। डोब्राइनर नहीं आया, अष्टक लॉ नहीं आया, तो इसका मतलब है कि सर मैंडलीफ आपको वहां पर देखने को फिर मिलेगा ही मिलेगा एग्जाम के अंदर। मैंडलीफ का नियम क्या है सर? इसने बताया कि सर, इसने कहा कि जो भी परमाणु तत्व है उन सभी परमाणु तत्वों के, इसने कहा कि सर परमाणु तत्व के भौतिक व रासायनिक गुण उसके, किसके? उस तत्व के, है ना, भौतिक व रासायनिक गुण उस तत्व के परमाणु भार या फिर परमाणु द्रव्यमान, उस तत्व के परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं। क्या होते हैं सर? आवर्ती फलन होते हैं। परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं। ठीक है, आवर्ती फलन होते हैं। अब आवर्ती फलन क्या है भाई? कि बार बार क्या करेगा? आवर्ती होगी, एक जैसे तत्व आ जाएंगे एक निश्चित इंटरवल के बाद में आपको सेम टाइप के जो एलिमेंट है वो देखने को मिलते हैं जिनके भौतिक और रासायनिक गुण दोनों के सेम होंगे। केमिकल जो क्वालिटी है और जो आपकी फिजिकल क्वालिटी है वो दोनों की मैच करेगी। कब? एक निश्चित इंटरवल के बाद। और यही इसने बताया था, और ये इसका जो नियम है वो मोस्ट इंपोर्टेंट है। वो आपको किसी भी एग्जाम में, देखो चाहे एकेडमी लेवल हो, बट हम बात करते हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, मोस्ट इंपोर्टेंट होता है। ये क्या है सर? आवर्त जो तत्वों का वर्गीकरण चैप्टर है ना, उसकी जान ही क्या है सर? मैंडलीफ है। अगर मैंडलीफ नहीं किया
तो उसका मतलब आपने कुछ नहीं किया। और अगर मैडलिफ करके नहीं गए तो उसका मतलब है आपका एग्जाम में जो है वो पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी मार्क्स आने की यहाँ इस चैप्टर से। ठीक है, तो इस चैप्टर क्या है सर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान रखना। तो 100% क्या होगा सर, यहाँ से आपको 100% जो है वो क्वेश्चन देखने को मिलता है, 100% छपेगा भैया आपका एग्जाम में। ठीक है, चलिए तो ये तो थे चलो इसके मैडलिफ के आवर्त के। अब मैडलिफ ने क्या किया, एक आवर्त सारणी बनाई, और आवर्त सारणी की कुछ क्या है सर, कुछ उसकी विशेषता है। विशेषता क्या है, देखो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ सर, आवर्त सारणी बनाई इसने, और आवर्त सारणी की विशेषता है कुछ, क्या है आवर्त सारणी की विशेषता, आवर्त सारणी के विशेषताएं लिख दो। ठीक है, विशेषताएं। अब क्या क्या विशेषता है, देखो सबसे पहले जब आवर्त सारणी बनाई गई थी तब उस टाइम पे कितने तत्व, ज्ञात तत्व हुआ करते थे। जैसे कि न्यूलैंड अष्टक लॉ में हमने देखा कि सब जब न्यूलैंड ने अपना अष्टक लॉ दिया था तो उस वक्त टोटल जो ज्ञात तत्व थे उनकी संख्या कितनी थी सर, आपको पता है 56 तत्व हुआ करते थे। बट जब मैंडलिफ ने अपनी आवर्त सारणी दी तो आवर्त सारणी में कितने तत्व हुआ करते थे, पहला पॉइंट तो हो जाएगा ये। तो फर्स्ट पॉइंट यहां से लिखना सर, विशेषताओं में यहां से लिखना कि मैडलिफ की आवर्त सारणी जो थी, है ना, मैडलिफ की आवर्त सारणी में ज्ञात तत्वों की संख्या, आवर्त सारणी में ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी भाई, आप कहोगे सर 63 थी। कितनी थी, 63 थी। ठीक है, जब मैडलिफ ने अपनी आवर्त सारणी दी तो 63 तत्व हुआ करते थे, कहां पर, उसकी आवर्त सारणी के अंदर। अब कुछ और भी विशेषता है, पॉइंट मैंने फर्स्ट लिखा है यहाँ पर, पॉइंट सेकंड लिख लो यहाँ पर, पॉइंट सेकंड लिखते हैं। सेकंड पॉइंट क्या सर, इसमें ध्यान रखना। देखो इसने क्या किया, आवर्त सारणी को 2 ब्लॉक में बांट दिया, है ना। मैं लिखता हूं यहाँ पर, इसने आवर्त सारणी को 2 ब्लॉक में बांट दिया, 2 ब्लॉक में बांटा। अब वो 2 ब्लॉक कौन कौन से थे भाई, देखो 2 ब्लॉक थे, एक को आवर्त कहा गया और दूसरे को समूह कहा गया। ठीक है, फर्स्ट इसमें कौन सा, ए तो हो जाएगा सर आपका आवर्त कहोगे, आवर्त जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पीरियड। ठीक है, पीरियड कह सकते हो, आवर्त कह सकते हैं। और दूसरा जो ब्लॉक था उसको बोलते हैं सर क्या, समूह, है ना। दूसरे को क्या बोलते हैं सर, समूह बोलते हैं, इसको इंग्लिश में ग्रुप कहा जाता है, ग्रुप आया था, ये हो जाएगा सर बी। अब कैसे पहचानेंगे सर कौन सा आवर्त है कौन सा समूह, तो ध्यान रखना, जो ऊर्ध्वाधर पंक्ति अगर आपको दिख गई है ना, ऊर्ध्वाधर पंक्ति अगर आपको दिख गई है, खड़ी लाइन अगर आपको दिख रही है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ सर ऊर्ध्वाधर, है ना, ऊर्ध्वाधर पंक्तियां तो आपकी क्या कहलाई, ऊर्ध्वाधर पंक्तियां आपकी ग्रुप कहलाई। जबकि जो क्षैतिज पंक्तियां है, जो इस टाइप की पंक्तियां है, इस टाइप की देखने को मिलती है, वो आपका आवर्त कहलाया, है ना। तो हम इसको लिखेंगे सर क्षैतिज पंक्तियां। क्षैतिज जो पंक्तियां है, क्षैतिज पंक्तियां को क्या कहलाया, आवर्त कहलाए। अब बात करते हैं सर जो मैंडलिफ की आवर्त सारणी है उसमें कितने आवर्त और कितने समूह है। ठीक है, उसको समझेंगे। अभी मैं इसको रफ कर देता हूं, फिर उसको समझ। चलिए तो अब हम कुछ और पॉइंट देखते हैं इसके। तो कितने सर, सेकंड पॉइंट इसका हो चुका था कि आवर्त सारणी को 2 समूह में बांटा था, एक आवर्त और एक समूह। आवर्त को हमने क्या कहा, जितनी भी क्षैतिज पंक्तियां वो आवर्त कहलाती है और जितनी ऊर्ध्वाधर पंक्तियां उनको समूह कहा जाता है। अब कितने आवर्त है तो वो देख लेते हैं सर। थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट आपका हो जाएगा सर आवर्त सारणी में ये जो सारणी होती है, पीरियोडिक जो टेबल है उसको आवर्त सारणी बोलते हैं। तो आवर्त सारणी में कितने आवर्त थे, 7 आवर्त। अब इसको ध्यान रखना भाई, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछ लेता है आपका, है ना, पूछ लेता है सर कितने आवर्त है, आप कहोगे सर 7 आवर्त है। 7 आवर्त और क्या भाई आपका 9 समूह थे। कितने थे, 9 समूह, मतलब है सर 9 ग्रुप हुआ करते थे, 9 समूह थे। ठीक है, ये सब बात किसमें चल रही है, जब मैट्रिक ने अपनी आवर्त सारणी दी उसकी हम बात कर रहे हैं। अच्छा, इसने 9 समूहों को कैसे दिया, ध्यान रखना। जो 9 ग्रुप आपके पास में बांट दिया इसने, तो 9 ग्रुप्स में कैसे बांटा वो ध्यान रखना। कैसे दिया, देखो 0 से इसने स्टार्ट किया, 0 से गया, 0 से इसने स्टार्ट किया, फिर आया सर 1 2 3 4 5 6 7 और कितना आ जाएगा आपका 8, और कितना आ जाएगा सर 8 आ जाएगा। तो यहाँ पर 8 भी रख लो,
तो ये तो क्या है सर, ये तो आपके हो जाएंगे ग्रुप। कितने ग्रुप है, कितने समूह है, 9 समूह है। चाहे तो आप क्या कर सकते हो, काउंटिंग को कर सकते हो। लो देख लो भाई, कितने कितने ग्रुप से बांटा था, 9 ग्रुप में बांटा था, 0 से लेकर 8 तक के ग्रुप को। फिर इसने क्या कहा कि सर जो शून्य ग्रुप, और मतलब इस 0 और 8वें ग्रुप को छोड़कर जितने भी बचे हैं, मतलब ये इसको 2 वर्ग में बांट दिया, फर्स्ट ए कह सकते हो, फर्स्ट बी, 2 उपवर्ग में इसने क्या कर दिया सर, बांट दिया, हर एक को बांट दिया, 0 को छोड़कर और 0 और 8 को छोड़कर। ठीक है, तो मैं ये नेक्स्ट पॉइंट यही हम लिखेंगे कि इसने क्या किया सर, फोर्थ पॉइंट किया था। फोर्थ पॉइंट में क्या लिखोगे कि 0 और 8वें ग्रुप को छोड़कर, 0 और 8वें ग्रुप को छोड़कर, 8वें ग्रुप को छोड़कर शेष सभी जितने भी बचे हुए हैं, तो हम लिखेंगे सर शेष सभी को इसमें 2 उपवर्गों में बांट दिया। हम लिख देंगे सर यहाँ पर 2 उपवर्गों में बांटा, 2 उपवर्गों में बांट दिया उसने। ठीक है, बांटा। ठीक है जी, इतना काम खत्म हो गया। 1A 1B 2A 2B 7A 7B 7 तक उसने बांट दिया, इतना काम खत्म हो गया था। अब इसके बाद क्या हुआ, चलो आवर्त आ चुके हैं, 7 आवर्त है, 9 समूह है। इसको बॉक्स में बंद कर लेना, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, या वैसे भी अगर कोई पूछ ले तो ध्यान रखना। फिर इसने क्या कहा कि चलो भाई ये तो बांट दिया, काम खत्म हो गया। अब आप ये बताइए कि ये जो आवर्त सारणी थी वो किस पर आधारित थी। तो जो इसकी आवर्त सारणी थी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा, 5 वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ये वाला पॉइंट भी क्या है, इंपॉर्टेंट है। इसने कहा कि सर हमारी जो आवर्त सारणी है, हम लिखेंगे सर इसकी आवर्त सारणी 2 चीजों पर आधारित थी। किस किस पर इसकी आवर्त सारणी, एक तो है सर हाइड्रोजन, ठीक है, एक तो हो जाएगी सर हाइड्रोजन, और जो ऑक्सीजन है उस पर आधारित थी, है ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पर आधारित थी। तो ध्यान रखना, ये क्वेश्चन कई बार आया भी आपके एग्जाम में, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, ऑक्सीजन पर आधारित है, आधारित थी या आधारित है। ठीक है जी, अब यहां तक तो हो चुका। अब इसने कहा चलो सर इसने 7 आवर्त दी है, तो 7 के 7 आवर्त को हम पढ़ते हैं, क्या आपको वहां पर गिवन था और क्या आपको मिला था। चलिए, तो देखो हमारे 5 पॉइंट हो चुके थे। अब हम 6th पॉइंट को डिस्कस करने वाले हैं, और वो क्या है सर, मैट्रिक्स की आवर्त सारणी के अंदर। तो 5 पॉइंट हमारे हो चुके हैं, उसको छोड़ दो। अब इसकी विशेषता पढ़ते हैं, मतलब जो इसकी लाभ हुए वो क्या हुआ, है ना, इसका फायदा क्या हुआ। तो जो इसकी विशेषता है या जो लाभ है ना, लाभ क्या हुआ, इसकी बेनिफिशियल क्या हुआ, प्रॉफिट क्या हो गया हमारा, है ना, इसका क्या हेल्प हमारी मिली, हमें क्या हेल्प मिली। तो उसका उपयोग किसमें किया, उपयोग लिखो, लाभ ना लिखकर क्या लिखोगे, उपयोग। इसका यूज क्या हुआ, मैट्रिक्स की आवर्त सारणी का जो उपयोग हुआ, फर्स्ट तो ये हुआ कि इसकी मदद से, सबसे पहले ये आएगा आपके एग्जाम में, इसकी मदद से जो बेरिलियम है ना, Be है, बेरिलियम, इसका परमाणु द्रव्यमान या बेरिलियम का परमाणु द्रव्यमान, बेरिलियम का परमाणु द्रव्यमान सही किया गया, है ना। इसका जो परमाणु द्रव्यमान था वो सही कर दिया गया, किससे, इस मैट्रिक्स की आवर्त सारणी से। ठीक है, परमाणु द्रव्यमान सही किया गया या सही कंसीडर किया गया। चलो, फर्स्ट तो ये हो गया। दूसरा बेनिफिट क्या हुआ कि इसने क्या हुआ, अपनी आवर्त सारणी के अंदर कुछ खाली जगह छोड़ दी। वो खाली जगह छोड़ क्यों दी, क्योंकि उस टाइम पे उन तत्वों की खोज ही नहीं हुई थी। तो जब खोज ही नहीं हुई तो उसने जगह छोड़ दी थी, है ना। तो हम लिखेंगे सर आवर्त सारणी में सेकंड क्या है सर, फर्स्ट तो ये था उपयोग, सेकंड ये हुआ कि इसने आवर्त सारणी में कुछ जगह, है ना, आवर्त सारणी में कुछ स्थान खाली छोड़ दिए थे, है ना, खाली छोड़ दिए थे कुछ स्थान, जिन्हें, है ना, या जिन्होंने क्या किया, खाली छोड़े, जिसने या जिन्होंने
नए तत्व कोई या नए तत्वों की खोज के लिए, नए तत्वों की खोज के लिए प्रेरित किया। क्या प्रेरित किया कि भाई जब इसने खाली स्थान छोड़ दिए है ना, तो कुछ ना कुछ तो इसकी जगह आएगा। तो सभी वैज्ञानिक क्या हो गया, सभी वैज्ञानिक इस ओर में लग गए कि भाई इसकी जगह आएगा क्या, सर जो खाली स्थान है इनकी जगह पर क्या है। तो उसका मतलब है जो नए नए तत्वों की खोज थी उसमें से हमें हेल्प मिली। क्यों? क्योंकि इसने कुछ जगह खाली स्थान छोड़ देते मैंडलिफ ने अपनी आवर्त सारणी के अंदर। मेनली 3 आपके खाली स्थान थे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, 3 एलिमेंट पूछे जाते हैं, उनका नाम भी होता है। देखो एक था आपका ईका, है ना, ईका बोलते हैं। देखो ईका क्या है, एक आप कह सकते हो जो लैटिन वर्ड होता है इसका नाम होता है सर खाली स्पेस। ठीक है, तो ईका सिलिकॉन, एक तो क्या था ईका सिलिकॉन, नाम भी पूछ सकता है आपका एग्जाम के अंदर कि सर ईका सिलिकॉन किसे कहा जाता है। तो आप कहोगे सर ईका सिलिकॉन का मतलब है सर जर्मेनियम से है। किससे? जर्मेनियम से। फिर एक था आपका ईका, है ना, ऐसे ही कह सकते हो आप ईका एल्यूमिनियम। एक होता है सर ईका एल्यूमिनियम, तो ईका एल्यूमिनियम किसे बोलते हैं? गैलियम को, है ना, गैलियम Ga, तो ये होता है सर गैलियम। और ये जो ईका आपका जो है ईका एल्यूमिनियम को गैलियम कहा जाता है, और ईका सिलिकॉन को क्या बोलते हैं सर? जर्मेनियम। तो ध्यान रखना ये 3 तत्व थे जिनकी जगह जो है खाली छोड़ दी गई थी आवर्त सारणी के अंदर। किसने? मैंडलिफ ने। अब लास्ट जो बचा हमारा वो है सर ईका बोरोन। ईका बोरोन किसे कहा जाता है? आप इसको कहोगे सर Sc बोलते हैं, स्कैंडिनियम, है ना, स्कैंडिनियम, स्कैंडिनियम। ठीक है, तो स्कैंडिनियम को क्या कर दिया गया, हम ईका बोरोन के नाम से जानते हैं। तो यही वो 3 तत्व है जो मैंडलिफ ने अपनी आवर्त सारणी में खाली स्थान छोड़े गए थे। तो ईका सिलिकॉन की जगह तो क्या आ गया सर? सिलिकॉन की जगह आया जर्मेनियम। ईका एल्यूमिनियम की जगह क्या आ गया सर? ईका एल्यूमिनियम की जगह आ गया गैलियम। ठीक है, और ईका बोरोन को किससे रिप्लेस कर देगा? स्कैंडिनियम इसकी जगह, या इससे आगे जो है वाले स्थान पर जो है वो आ गया था। तो ये भी एक बेनिफिट मिला था कि सर नए नए तत्वों की खोज हुई थी। और ये एग्जाम में एज इट इज पूछा जाता है ईका सिलिकॉन किसे कहते हैं, ईका एल्यूमिनियम, ईका बोरोन। तो इसका मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान रखना, इंपोर्टेंट है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सर, ये हो जाएगा इंपोर्टेंट। ठीक है जी, ये तो हो गया। तो बेरिलियम का परमाणु द्रव्यमान में इसको हेल्प करी इसने मैंडलिफ ने आवर्त सारणी में। क्या किया? खाली स्थान जो छोड़े गए थे नए तत्वों की खोज की और प्रेरित किया, और वो नए तत्व है जो आपके याद रखते हैं। अब एक और है सर जिसके जो आवर्त थे उस टाइम पे कैसे आवर्त थे, तो ध्यान रखना कि जो पहला आवर्त है मैंडलिफ आवर्त सारणी में, एक तरफ लिख लो आवर्त, और कितने आवर्त कौन से आवर्त में कितने तत्व है वो लिखना। ठीक है, आवर्त, और इधर लिखना सर तत्व, आवर्त। तो पहले आवर्त में कितने थे सर? 2 तत्व मिलते हैं। दूसरे आवर्त में कितना मिलता है? 8 तत्व मिलते हैं। तीसरे आवर्त में कितना हो जाएगा? 8 तत्व है आपके पास में, है ना, 8 तत्व है। चौथे आवर्त में कितना हो जाएगा सर? आप हो गए 18, और 5वें आवर्त में कितने हैं? 18। 6वें आवर्त में कितने हैं? 32, और जो 7वां आवर्त है ना ये आपका इनकम्प्लीट है, ये भी ध्यान रखना। 7वां क्या है? इनकम्प्लीट। ये एग्जाम में पूछ लेते हैं एज इट इज, इनकम्प्लीट है सर। ठीक है, इनकम्प्लीट है 7वां आवर्त। तो आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि जब मैंडलिफ ने अपनी आवर्त सारणी दी थी तब उसका जो 7वां आवर्त था क्या वो कंप्लीट था या नहीं था। तो आप कहोगे सर जब आवर्त सारणी बनाई गई थी तब जो 7वां आवर्त था वो खाली था, यानी कि इनकम्प्लीट था, उसको बनाया नहीं गया था। ठीक है, बाकी 6 आवर्त थे जिसमें 2, 8, 8, 18, 18, 32 तत्व आपके देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब इसकी कुछ लिमिटेशन भी होगी, भाई कुछ ना कुछ तो गलती की होगी। जैसे कि गलती किसने करी थी? मैंडलिफ ने भी करी, न्यूलैंड का स्टकलोन में भी गलतियां थी। गलती क्या थी कि वो केवल कैल्शियम तक ही लागू होता था। जो डोब्रेनर था उसने भी गलती की थी कि वो केवल और केवल कुछ ही तत्वों पर लागू हुआ करता था। तो इसकी भी तो कोई ना कोई कमी होगी कि सर मैंडलिफ की आवर्त सारणी बिल्कुल एक्यूरेट है, तो एक्यूरेट नहीं है, इसकी भी कुछ कमियां हैं। आइए वो कमियां हम जानते हैं। चलिए, तो अब हम बात करने वाले मैंडलिफ की जो कमियां रही है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखो, पहली जो उसकी कमी रही थी वो ये थी सर, हाइड्रोजन की जो स्थिति है ना वो स्पष्ट ही नहीं है। उसको पहले में भी रखा जा सकता है और उसको 8वें ग्रुप में भी रखा जा सकता है। मतलब इसके अकॉर्डिंग 0 और 8 हो जाएगा। और अगर नई मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की अगर हम बात करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग पहले और 18वें ग्रुप दोनों में रखा जा सकता है। इसलिए हाइड्रोजन की स्थिति स्पष्ट नहीं करी इसने। तो फर्स्ट पॉइंट लिखना। फर्स्ट पॉइंट क्या है सर? यही है जो मैंने आपको बताया कि हाइड्रोजन की स्थिति स्पष्ट नहीं है।
स्पष्ट नहीं है ना। ये तो अभी तक भी है, इसकी स्थिति आज तक कोई नहीं बता पाया था कि सर हाइड्रोजन फर्स्ट ग्रुप में रहेगा या फिर आपका 18वें में रहेगा, 18वें में रहेगा, पहले में रहेगा, किसी को नहीं पता अभी तक भी, है ना। तो ये क्या है सर, हाइड्रोजन की स्थिति स्पष्ट नहीं है। सेकंड कंडीशन क्या थी सर, हाइड्रोजन के ना समस्थानिक की खोज हो गई। जब इसने उसके बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के क्रम में रखा तो हाइड्रोजन के किसके समस्थानिक की खोज होगी। अब समस्थानिकों के लिए खाली जगह नहीं थी, तो सेकंड कमी क्या है सर, हाइड्रोजन के समस्थानिकों के लिए या हाइड्रोजन के समस्थानिक या समस्थानिकों के लिए, ठीक है, समस्थानिकों के लिए जगह नहीं थी या फिर कह सकते हैं सर समस्थानिकों को स्थान नहीं दिया गया, है ना। समस्थानिकों को स्थान या फिर जगह नहीं दी गई, ये भी आप लिख सकते हो। थर्ड कमी क्या थी, जल्दी से बता दो आप, थर्ड कमी क्या है सर इसकी, हाइड्रोजन की स्थिति स्पष्ट नहीं है, समस्थानिकों के लिए कोई जगह नहीं है। थर्ड वाला बताइए, थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा। देखो इसने सबको तो ब्लॉक में बांट दिया, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, बट इसने एफ ब्लॉक को 2 ब्लॉक में बांटा था, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड। तो इसकी तीसरी कमी यही है कि इसने लैंथेनाइड और एक्टिनाइड तत्वों को क्या किया सर, आवर्त सारणी के बाहर रखा, है ना। ये इसकी थर्ड कमी है। तो थर्ड कमियां क्या है सर, इसने क्या किया, जो लैंथेनाइड है ना, जो लैंथेनाइड्स और जो एक्टिनाइड है, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड तत्वों को, है ना, तत्वों को क्या कर दिया सर, तत्वों को आवर्त सारणी से बाहर रखा, तत्वों को आवर्त सारणी से बाहर रखा, ठीक है, तत्वों का आवर्त सारणी से बाहर रखा। ये 3 कमियां थी मेंडलीफ की आवर्त सारणी की, बाकी इसमें कोई भी कमी नहीं थी। फॉलो तो कर रही थी वो, बट 63 ही तत्व उस टाइम पे थे, तो 63 के 63 तत्वों में वो एक्यूरेट फिट बैठ चुकी थी। बट ये कमियां थी, लैंथेनाइड एक्टिनाइड को जगह ही नहीं मिली, हाइड्रोजन के समस्थानिकों को कोई स्थान नहीं देगा, और हाइड्रोजन की स्थिति तो आज भी स्पष्ट नहीं है। बट अब मैं इसको थोड़ा देखो, 1-2 पॉइंट हम भूल गए थे, उसमें डाल देना उपयोग में, ठीक है, यानी कि या फिर किसी में डालना है, विशेषताओं में डाल दो आप इसको। 2 विशेषता इसकी रह गई थी, वो आप लिख लेना कि सर विशेषता क्या थी, जो विशेषताएं हैं उसको ध्यान रखना। विशेषताओं में क्या था सर, जब मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी बनाई ना, तो उस टाइम पर नोबल गैसेस की खोज नहीं हुई थी, ध्यान रखना, नोबल गैस की खोज उस टाइम पे नहीं हुई थी। तो एक काम करो, विशेषताओं को हटाओ, नोट करके लिखो, आप नोट करके लिख लो सर, क्या लिखोगे, नोट, ठीक है, नोट लिखो। इसमें लिख लेना सर आवर्त सारणी जो मेंडलीफ के टाइम है ना, आवर्त सारणी के समय पर, जो मेंडलीफ की आवर्त सारणी उसकी बात करता हूं मैं, तो आवर्त सारणी के समय पर जो नोबल गैस है ना, नोबल गैसों की खोज नहीं हुई थी, नोबल गैस, ठीक है, नोबल गैस की खोज नहीं हुई थी, नोबल गैसों की खोज नहीं हुई। तो फिर इसने क्या किया, जब नोबल गैसेस की खोज नहीं हुई उस टाइम पे, तो इसने क्या किया, मेंडलीफ ने इसके लिए, है ना, इसलिए क्या करा, मेंडलीफ ने आवर्त सारणी के अंदर, आवर्त सारणी में शून्य ग्रुप को छोड़ दिया, है ना, शून्य ग्रुप को मैं यहां पर लिख रहा हूं, मतलब शून्य समूह को नोबल गैस के लिए छोड़ दिया, नोबल गैस के लिए छोड़ देता, 0 वाला जो ग्रुप है उसके लिए छोड़ दिया, ठीक है। एक ही पॉइंट है ये, बस ध्यान रखना, नोट में 2 पॉइंट है। या आप ऐसे भी लिख सकते हो सर, नोबल गैसों के लिए शून्य ग्रुप को छोड़ा गया, यानी कि 0 ग्रुप को छोड़ा गया, ठीक है। ये सेकंड वाला पॉइंट है, स्टार बना के लिख लेना, यहां स्टार बना रहा हूं। चलो, तो ये थी मेंडलीफ के आवर्त सारणी की टोटल थ्योरी। अब हम क्या करेंगे सर, यहां तक तो आपने पूरा मेंडलीफ का पढ़ लिया। देखो मेंडलीफ का स्टार्टिंग से आपको एक रिव्यू देता हूं। जब मेंडलीफ आए तो उसने सबसे पहले क्या किया
जितने भी तत्व थे उनको बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के क्रम में उन्होंने रखा। फिर उसने एक आवर्त सारणी बताया, उसका एक गुण दिया, उसका एक नियम दिया कि तत्वों के जितने भी भौतिक और रासायनिक गुण होंगे वो उसके किसके भाई, वो उसके परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं। इसका मतलब है एक निश्चित अंतराल के बाद जो हर एक तत्व जो होता है वो अपने से समानता प्रदर्शित करने वाले तत्व से मेल खाता है। फिर उसने अपनी आवर्त सारणी बनाई, उसमें क्या हुआ, पहले जो ज्ञात तत्व थे उस टाइम पे कितने थे, 63 तत्व थे। उसने क्या किया, फिर आवर्त और क्षैतिज में 2 ब्लॉक में बांट दिया। जो क्षैतिज पंक्तियां थी उन्हें आवर्त कहा गया और जो ऊर्ध्वाधर पंक्तियां थी उनको ग्रुप कहा गया। फिर उसके बाद हमने क्या नोटिस किया सर, टोटल 7 आवर्त थे और टोटल 9 ग्रुप थे 0 से लेकर 8 तक। 0 और 8वें ग्रुप को छोड़कर क्या कर देगा, शेष जितने भी ग्रुप थे उनको सभी को 2 वर्गों में बांट दिया गया। 0 वाला जो मैंने अभी लिखा यहाँ पर 0 वाला, देखो यहाँ पर 0, क्योंकि उस टाइम नोबल गैस की खोज नहीं हुई थी तो इसलिए 0 ग्रुप को नोबल गैसेस के लिए छोड़ दिया गया था। थर्ड मैंने आपको बताया था, फिर उसके बाद ये बताया कि इसने क्या कहा, अपनी आवर्त सारणी में कहीं कहीं इसने खाली स्थान छोड़ दिए जो क्या बताते हैं कि सर नए तत्व इनकी जगह आएंगे। और 3 नए तत्व दिए, ई का सिलिकॉन, ई का क्या हो गया सर आपका एल्यूमिनियम और ई का आपका बोरोन, यानी कि जर्मेनियम, गैलियम और स्कैंडियम, 3 तत्व खोजा। कमियां क्या थी, हाइड्रोजन की स्थिति इसकी स्पष्ट नहीं है, लैंथेनाइड को आवर्त सारणी से बाहर रखा है और हाइड्रोजन के समस्थानिकों के लिए इसका जगह ही नहीं दी है। तो आज के इस लेक्चर में केवल हमने मेंडलीफ की आवर्त सारणी को डिस्कस किया है। अब जब भी हमारा नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें हम इसकी टेबल के थ्रू इसको मैं एक बार पूरा आपको समझा दूंगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। जिन भाइयों को मेरी वीडियोस अच्छी लगी हो या जिनके लिए लेक्चर आपका बेनिफिशियल हो तो वो सभी भाइयों क्या कर दे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि और भी अच्छे लेक्चर मैं आपके लिए लेकर आ सकूं, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।